Hello, everybody. So, we are just going to start the PYQ series of chapter 1, class 12th. और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, let R be a relation in the set N given by R this. ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो में सारी डिस्कशन कर ली है रिगार्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को. ठीक है, हाउ टू राइट द क्वेश्चन. तो अब हम सीधा PYQs कर रहे हैं. 40 PYQs है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे उसने दे रखा है कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए और बी इस तरह से रिलेटेड हैं कि बी में से अगर जो बी है वो ग्रेटर देन 6 है और उसमें से अगर हम माइनस करें 2 तो ए आता है. ठीक है, यानी कि इनका बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है. तो ऐसा सिर्फ फॉलो करने वाला कौन है? यहाँ पे सी है. यहाँ पे सी का रीजन क्या लिखोगे कि एक तो 6,8 जो आप देख रहे हो वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को. ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हो तो ये इट सिंपली फॉलोज द रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द कंडीशंस, तो करके ये जो ऑप्शन सी है इट विल बी करेक्ट. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1 2 3 4 अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज गिवन बाय दिस. ठीक है, जिसमें उसने 1 1 तो शो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसे 2 2 और 3 3 भी शो करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया. दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस तो नहीं है. ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है. सिमेट्रिक होने के लिए हर एक का रिवर्स होना चाहिए. जैसे 1 1 का रिवर्स ये खुद है, 2 3 का 3 2 है और 4 3 का 3 4 है. तो ये सिमेट्रिक तो है. तो जैसे ही एक ऑप्शन मिल गया वी विल मूव टू द नेक्स्ट. रिफ्लेक्सिव हमने पहले ही कह दिया था. ठीक है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे 2 3 है 3 2 है तो 2 2 का होना जरूरी है. मैं लिख देती हूँ, 2 3 है 3 2 है, देयर शुड बी 2 2. ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ही 1 मार्क के फिर नेक्स्ट में वो पूछ लेते हैं कि आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 2 3 और उन्होंने बोला कि आर जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि 1 3 2 2 और 3 2. कहता है ऐसा क्या करें मिनिमम ऑर्डर पेयर जिससे ये जो है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए. उसने सिर्फ हमसे बात कही है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की कंडीशन को प्रॉपर करने के लिए. तो यहाँ पे हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव को पहले फोकस करें तो हमारे पास 1 1 तो ऑब्वियसली होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और साथ ही इसके क्या होना चाहिए? 3 3 भी होना चाहिए. सिमेट्री की कंडीशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पे अगर 1 3 दिया हुआ है तो हमें 3 1 को ऐड करना पड़ेगा. 3 2 दिया हुआ है तो 2 3 को ऐड करना पड़ेगा. ये मिनिमम सेट जो है हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो पाएगा. तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे 1 1, अच्छा 2 2 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो 2 2 को यहाँ पे मैंने लिख दी. 1 1 3 3 3 1 और 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जो है वो दो वैल्यू ऐसी हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4. यहाँ पे मे बी क्वेश्चन की प्रिंटिंग में मिस्टेक है. यहाँ पे होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इज अ रिलेशन इन सेट. तो कह रहे हैं कि देन डोमेन ऑफ आर. डोमेन मतलब आप इसमें ऐसा क्या पुट करो कि इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो 4 से हमेशा लेस है. ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा ऑप्शंस का यूज किया करो, या फिर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है ना इसने, लेस देन इक्वल्स टू 4 लिख दिया. वाई स्क्वायर की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है. अगर मैं इसका रूट सामने पहुंचा दूं इट वुड बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो एक्स यहाँ पे या तो मैं 0 पुट कर सकती हूँ या यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकती हूँ, -1 भी पुट कर सकती हूँ मैं, 2 भी और -2 भी, क्योंकि इन सभी कंडीशन में ये डिफाइन रहेगा. व्हाट आई कैन पुट. डोमेन का मतलब होता है कि आप क्या पुट कर पा रहे हो. ठीक है, तो आप क्योंकि ये पुट कर पा रहे हो तो करके इसको हम क्या कंडीशन मानेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है इट इज करेक्ट. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन विच एन मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और जो कह रहा है कि इसमें रिफ्लेक्सिव होगा. तो आप सभी कंडीशंस को देखिए कि x इज ग्रेटर है y से, यानी कि अगर मुझे ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन प्रूव करनी है तो a कैन नॉट बी ग्रेटर देन इटसेल्फ. यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता तो ये हो सकता था, पर ये नहीं है, इस वजह से पहला ऑप्शन का गलत हो गया. उसके बाद लिखा हुआ है कि x प्लस वाई गिव्स यू 10. ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस. तो ये सिर्फ 5
+5 के लिए ही एप्लीकेबल है। 2 + 2 नेवर गिव्स मी 10, तो दैट मीन्स 2,2 तो बिलोंग ही नहीं करेगा। सी कह रहा है एक्स वाई इज द स्क्वायर नंबर। अब ये अगर स्क्वायर नंबर है ना, इट शुड बी सेम, तभी स्क्वायर नंबर होगा ना। एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं। तो अगर स्क्वायर नंबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा, है ना, तभी वो स्क्वायर नंबर मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। एक्स कोमा वाई का मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसमें एक्स एक्स पुट करती हूँ तो वो स्क्वायर मिल रहा है, और हर एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर ही बनता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी क्यों गलत है, वही ऊपर वाली ये जो कंडीशन थी ना बी वाली, वही है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट आर डिनोट द सेट नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और देन फंक्शन जो है आपको इस तरह से डिफाइन है। जब भी ऐसा फंक्शन, या इसको मैपिंग भी बोलते हैं, आर पॉजिटिव से लेके उसने वैल्यू पॉजिटिव रखने को ही बोल रहे हैं, तो चेक करते हैं कि क्वेश्चन सही है। फंक्शन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उसने हमसे पूछा है कि आप बता दो कि ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है। तो अगर हम इसमें कंडीशन चेक करें, कि मैं 1 1 की कंडीशन चेक करती हूँ, x1 स्क्वायर 1 1 की कंडीशन क्या होती है, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), याद है आपको। तो अगर ये आपस में इक्वल है तो मैंने +1 से +1 कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव दे रखे हैं, नेगेटिव तो है ही नहीं है, तो यानी कि अगर मैं इसको रिमूव भी करूंगी स्क्वायर को तो डबल साइन नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर होता ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी आना था। तो करके हम इसको क्या कहेंगे कि यस इट इज 1 1। तो 1 1 वाली कंडीशन फर्स्ट में है, ठीक है, और 1 1 वाली कंडीशन जो है वो सी में है, तो ये वाली कंडीशन तो रॉन्ग होगी। उसके बाद उसने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ऑन टू है कि नहीं चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स में वाई रख लेते हैं। ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी, फंक्शन इक्वल्स टू वाई। अब ये सारी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस 1। अब देखो वाई की वैल्यू में यहाँ पे उसने बोला पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो y की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकती, नहीं रख सकती। तो 0 इसमें कंसीडर होता है, जिस वजह से ये ऑन टू नहीं बनेगा, ओनली फॉर 0। तो करके हम इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1 1 तो है ये, पर ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, आप अगर 0 की कंडीशन कह रहे हो तो आप हाफ भी तो लिख ही सकते हो ना, कि मैडम 0 कैसे, 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, काइंड ऑफ। तो आप देखो हाफ रखोगे तो ये नेगेटिव बन रहा है। तो ये कई सारे पॉइंट्स में 0 से लेके 1 तक कई ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये डिफाइन नहीं है। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 एंड 1। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी ने दिया तो हमें भी करना पड़ेगा इसको। कितने बन सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी, तो पहले तो आप देख लो कि इसमें पॉसिबिलिटी के लिए आपको अगर उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आप 1 1 2 2 3 3 तो ऐड करोगे। अगर मैं इतना भी इसको स्किप कर दूं ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि उसने बोला है कि इसको कंटेन करे, हालांकि ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको कंटेन करना जरूरी है। मतलब पहला सेट क्या बनेगा, 1 1 2 2 3 3, उसके साथ 1 2 2 1, ये तो पहला सेट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ये R1 मैंने सेट बनाया है, R2 सेट के लिए मैं क्या करूंगी, मैं कोई ऐसी वैल्यू रख सकती हूँ इसमें जिसमें मैं सारे के सारे पेयर्स को ऐड ऑन कर दूं। जैसे कि मैंने 1 1 भी लिखा, 2 2, ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसने बोला इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया कि मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, ये होगी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। अब मैं इसको बनाती हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से पहले उसने बोला इसको रखना तो जरूरी है, रख दिया। अब यहाँ कंडीशन सुनो, अगर मैंने यहाँ पे 2 3 ऐड किया, ठीक है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन कब वर्सन हो सकती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 3, ठीक है, दैट मीन्स मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, फिर 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 1 है 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, दैट इज पॉसिबल, है ना। उसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पे 2 3, ठीक है, तो मुझे 3 2 भी लिखना पड़ गया। अब क्योंकि मैंने 3 2 लिखा है, इसका हमें लगता है कि मैडम यहाँ पे इसकी नीड नहीं थी, ऐसा आ रहा है आपके माइंड में। एवरेज स्टूडेंट ये सोचेगा इसकी नीड नहीं है, मैं तो यहाँ तक बनाता। अरे भाई, अगर आप 2 3 ऐड कर रहे हो, 3 2 ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स
आपने क्या किया, आपने ट्रांजिटिव की कंडीशन को जगा दिया। ट्रांजिटिव कहता है कि 2 1 बैठा है तो 3 1 का होना जरूरी है। और अगर आप कहोगे मैडम व्हाट इफ हम इसको ना लिखें इसी को लिख लें, तब भी देख लो, आप आपने 1 3 लिखा तो ऑब्वियस आप 3 1 लिखोगे। अब कंडीशन कब खराब होगी, जब आपका 1 से जो एलिमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे 1 से शुरू भी तो हो रहा है, यानी कि ये सारा लिखना जरूरी है। और जब ये सारा हमने लिखा, हमने देखा ये तो कंप्लीट सेट बन गया, है ना, इसी को तो कंप्लीट सेट बन बोलते हैं। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज थी, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। समझ गए आप। नेक्स्ट है अ रिलेशन आर इज डिफाइन जेड। अब ये वाला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ए स्क्वायर माइनस 7ab स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। यहाँ पे उसने जो जो वैल्यू यहाँ पे हमें लिख के दी है, ठीक है, ए इज रिलेटेड विद बी। उसने पूछा है कि क्या ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब में रिफ्लेक्सिव आ रहा है। तो लेट्स चेक द रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम जहां पे एक कॉमा बी होता है ना, बी वाला प्लेस, उसको पहले वाले से रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ पे 4 होते, जैसे ए बी, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था, तो इसको मैं पहला मानती हूँ। ये कोई 4 वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है। बस आपको रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, जो सेकंड प्लेस पे दी होता है उसको फर्स्ट से रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे हमें ए कॉमा ए इज रिलेटेड विद बी दिया है, मैं इस बी को ए कर दूंगी। कैसे, ए स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 6, और बी की जगह भी क्या लिख दूंगी, ए स्क्वायर। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने देखा आर तो रिफ्लेक्सिव है, तो सच में आंसर 0 आ रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव है मतलब ये ऑप्शन बी और सी तो गलत हो गए। अब मुझे चेक करना है कि क्या सिमेट्रिक भी है कि नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हमने हमेशा क्वेश्चन वाली एक लाइन को एज इट इज लिख लेना, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 7ab स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर इक्वल 0। अब मैं अगर बी ए लिखती हूँ तो ये सेम इक्वेशन मिल जानी चाहिए, मतलब ए की जगह बी, तो बी स्क्वायर माइनस का क्या लिख दिया मैंने, 7ba स्क्वायर, और प्लस का क्या लिख दिया मैंने, अच्छा यहाँ पे 6 था ना, 6a स्क्वायर। क्या आपको कहीं से भी ये दोनों इक्वेशन सेम लग रही है, नहीं लग रही, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ फंक्शन, फिर से आर टू आर में जा रहा है वो, और उसने डिफाइन कैसे किया हुआ है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी ये सेम वैसे वाला ही क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। 4x+3 है, तो 1 1 के लिए हमने कंडीशन पड़ी हुई है कि हम लेट कर लेते हैं कि इसके जो फंक्शंस है ना वो इक्वल होंगे। मैं आपको सिंप्लीफाई इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क में आए तो आप कैपेबल हो उसको राइट करने के लिए। ठीक है, जब मैंने ऐसे लिखा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से 4x1 गेट्स इक्वल्स टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल होने के बाद हमने देखा कि हम इक्वल मान के चले थे, आंसर भी इक्वल आ रहा है, तो यस इट इज 1 1। लेकिन कंडीशन तब हमें समझनी पड़ेगी जब बात ऑन टू की आती है। ठीक है, ऑन टू ये कह रहा है आर पॉजिटिव, यानी कि सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और उससे जाना है हमें आर की तरफ। ऑन टू की तरफ जब भी हम देखते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि इसकी जो इमेज है वो डोमेन वाली साइड पड़ी होगी। तो फंक्शन को हम सिंपली मान लेते हैं y। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, 4x+3, हमने इसे माना y। सारा जो फंक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो प्रॉपर ऐसे लिख के आते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये वाली लाइन लिखी तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने बोला क्या है कि वैल्यू जो है x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 आ रहा है ना यहाँ पे। उसने बोला कि ऑन टू है, ऑन टू है मतलब x जो है इट शुड बी। अब मैं y की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी प्लेस कर सकती हूँ, y जो है वो तो r में है, मतलब मैं नेगेटिव भी रख सकती हूँ। देयर इज नो प्री इमेज, किसके लिए प्री इमेज, फॉर नेगेटिव नंबर्स। क्यों, क्योंकि जब आप नेगेटिव इसमें पुट करोगे, ध्यान से देखना, जब आप इसमें नेगेटिव पुट करोगे होगा क्या कि x गेट्स इक्वल्स टू माइनस का, सपोज मैंने 3 पुट किया, -3/4, तो हमने क्या लिखा, -x/4, मतलब ये बिलोंग करना चाहिए आर में, पर हमने तो आर मतलब डोमेन में,
हमने तो अभी लिखा है ना कि डोमेन क्या है, डोमेन जी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की है, तो डोमेन में तो है ही नहीं कोई नेगेटिव नंबर, इस वजह से ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में भी ऐड हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये वैसे आपको ये भी आना चाहिए इनडायरेक्ट आपको कह रहे मैट्रिक्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अरे तो फिर मैट्रिक्स में तो आने चाहिए। बताओ 36 एलिमेंट है तो कितने उसके ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो आपको लिखना आता है, एट द मोमेंट आता है आपको लिखना। लेट्स राइट इट। 36 यानी कि 9 4 भी हो, अब याद आ जाएगा, अब क्योंकि मैंने लिख दिया अब याद आ जाएगा। तो ये करके टोटल जब आप देखोगे तो 9 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करना, अगर सामने आ गया तो कर लो उसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इंटीजर्स पे, और यहाँ पे कहता है 2 डिवाइड्स a माइनस बी। जब ऐसा लिखा है तो पहले तो r को डिफाइन करो, है क्या r है, a में से b को माइनस करते हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, दैट इम्प्लाइज कि a इज रिलेटेड टू b। क्वेश्चन पूछा है राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। अब जब क्लास ऑफ 0 पूछ लिया मतलब वो 0 से लिंक करने को बोल रहा है कि सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो 0 से लिंक्ड अप है। तो लिंक 0 के साथ कौन कौन है, अब यहाँ पे जितने भी a और b की वैल्यूज है हम पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, तो गिवन सेट z है। आप अगर इसमें r को बनाएंगे तो r पहले आप कोई भी एलिमेंट खुद से माइनस होगा तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपने अगर कभी सेट को शो करना है ना तो आप ऐसे शो कर सकते हो कि 1,1, ठीक है, और 2,2, 3,3 एंड सो ऑन। ये तो वो सेट हो गए। अब क्योंकि वो 2 डिवाइड कर रहा है उसको, उसने सिंपली कहा 2 उसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे अपने कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जैसे 4,2 है ना, a माइनस बी पूछा उसने, तो 6,2 एंड सो ऑन, और बहुत सारी वैल्यूज बन जाएंगी। तो अब अपने ऐसे तो थ्योरी फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो लेट्स स्टार्ट विद कि अगर ऐसा लिख नहीं सकते तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे। जनरलाइज करने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग देंगे उसको रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है क्योंकि इक्विवेलेंस भी शो करना है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कहेंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो a minus a divided by 2 which gives us 0, yes it is reflexive। अगर वो डिवाइड ना होता फिर अपने कहते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो अगर अपने को 0 की वैल्यू कभी भी फाइंड करनी है, अभी ऐसे सिमेट्रिक भी आप चेक कर लेंगे क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हो, उसने सिर्फ 0 की क्लास पूछी है। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करते हैं आप, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, अपने को कोई आंसर देगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो b माइनस ए 2 भी कोई ना कोई आंसर देगा ना। तो वो कह रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ रहा है, बट यस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a माइनस बी करके डिवाइड करके 2 आंसर दे रहा है कुछ, b माइनस सी करके आंसर देगा कुछ, ठीक है, जो आप इसको क्यों मान सकते हैं। तो अगर ये पहली और दूसरी कंडीशन से अपने को वैल्यू दे रहा है तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो a माइनस सी होने के बाद भी ये अपने को कोई ना कोई आंसर जरूर प्रोवाइड करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। जो आपको करना है, उसने बोला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। जब क्लास ऑफ 0 बोले तो आपने जस्ट पुट करना है b की जगह 0। अब फॉर्मूला क्या था, उसने बोला था a माइनस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे a ही रह गया सिर्फ। अब ये a कौन सा होना चाहिए, a होना चाहिए ऑल इवन नंबर्स। बात समझ गए, उसने पूछा था हु इज इन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, सो ऑल द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल ऑफ 2, वो सारे नंबर इसके क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक विद द रिलेशन। उसने रिलेशन दे रखा है अपने को इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसने सिर्फ 2 चीजें पूछी हैं तो अपने सिर्फ 2 चीजें, उसे पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए आप सिर्फ 1 1 2 2 ऐसे करके शो कर देंगे, उसने पूछा जो है वही आंसर देंगे।
उसने पूछा क्या सिमेट्रिक है, लेट्स चेक। तो r की वैल्यू को हमने लिखा जब r इज इक्वल्स टू a comma b where a is less than b. For symmetric what we know, सिमेट्री के लिए हमें पता है कि अगर वो वैल्यू जो है if a comma b belongs to r, this implies b comma a belong होना चाहिए r को for this, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा है तो a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है ना r को, इसके सामने वो जो क्वेश्चन वाली लाइन है वो लिखते हैं, इसका मतलब है कि a इज लेस देन b। तो अगर b कॉमा a को बिलोंग करता है r को, तो यानी कि b को लेस होना पड़ेगा a से, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। आपने ऊपर यही लिखा ना कि b से छोटा है a, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा। अब अगर सपोज मुझे ट्रांजिटिव शो करना है इसको, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए आपके पहले दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे कि a इज लेस देन b। फिर मैंने लिखा b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो फिर मैं लिखना चाह रही हूँ कि b इज लेस देन c। From equation first and 2 it is clear that a is less than b and b is less than c, hence a is less than c, मतलब a comma c belongs to r। और जब ऐसा हो जाए तो yes it is transitive। होपफुली आप ये चीज समझ गए। Let's move to the next question now. Next question is कि let x belongs to, यहाँ पे लिख रखा है कि ये इस कंडीशंस के अंदर आता है, 0 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। और a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। मैंने कहा था इसको कैसे लिख लिया करो आप कि रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि चाहे वो आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। उसने बोला ऐसा करो कि रिलेटेड टू 1 भी बताओ और क्लास ऑफ 2 भी बताओ। तो होपफुली कि आप इक्विवेलेंस क्लास को तो अब तक शो करना सीख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये सेट दिया तो आप ये सेट भी बना सकते हैं। इस सेट के लिए पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो सिंपली आपने रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो आप लिखोगे a comma a belongs to R, this implies that a minus a divided by 4, 0 is divisible by 4, so yes it is reflexive। जब आप सिमेट्री को शो करोगे आप कहोगे let a comma b belongs to, ये रिलेशन में है मतलब a में से b को माइनस करते हैं तो ये 4 का डिविजिबल है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा। तो इससे मुझे इक्वेशन क्या मिली कि a minus b gives me 4k। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले लूँ b माइनस ए, तो भी इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ होने वाला है ये फिर भी पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो यानी कि b माइनस ए जो है वो भी बिलोंग करता है। दैट मीन्स लेके जो चले थे हमने इसका अपोजिट प्रूव कर दिया। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव, जितनी बार आप लिखोगे देखोगे समझोगे आप भी खुद लिखना सीख जाओगे। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स a माइनस b डिवाइड करते हैं 4 से तो गिव्स अ कांस्टेंट। b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स कि b माइनस c करते हैं तो ये फिर से कोई कांस्टेंट देता है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो भी ये डिविजिबल रहेगा। बात रही 1 की क्लास की, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की क्लास पूछी है उसने। 1 की क्लास के लिए मैंने आपको कहा था आप सिंपली क्या पुट कर दो, जो आपका क्वेश्चन है उसकी जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पूछा है 1, तो 1 की क्लास के लिए क्या लिखूंगी मैं, a माइनस 1, b की प्लेस की जगह ना लेट b इज इक्वल टू 1 ऐसे पुट कर सकते हो आप। तो 1 की क्लास है डिविजिबल बाय 4। अब जो नंबर उसने दे रखे हैं ऐसे बताओ नंबर कि 1 से रिलेटेड हो, यहाँ पे रखो कोई वैल्यू माइनस करो 1 और 4 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर सबके माइंड में आ रहा होगा 5, पर सबसे पहला नंबर आना चाहिए था 1, क्योंकि अगर मैं 1 को 1 के प्लेस पे रखूंगी उसे 4 से डिवाइड करूंगी तो ये डिवाइड होता है। उसके बाद आपने सही बोला कि 5 रख लो मैम, 5 रख लिया तो 4 डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट नंबर आप 9 बोल सकते हो कि 9 माइनस 1 करते हैं, इसके नेक्स्ट आप नंबर नहीं बोल सकते। यानी कि हुआ क्या, डिवाइड कर रहा है, क्या आंसर आ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका ये वैल्यू डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 1 की क्लास कौन आई, खुद 1, ठीक है। डिविजिबल हो गया 4 से 5 और उसके बाद 9।
तो इसके लिए अब मैं सिंपली 2 की वैल्यू रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप 2 रखोगे, यहाँ पे वैल्यू में से 2 को माइनस करें, है ना। तो a माइनस 2 करने पे जो 4 से डिवाइड हो जाए वो वैल्यू कौन कौन सी है, खुद 2 होगा पहले तो, उसके बाद आप 6 बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो, इसके बाद कोई नहीं। इस तरह से आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो बोला, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2x plus y is equals to 8 is a relation on n, so write the range। रेंज का मतलब यानी कि आप इसको लिख लो पहले कि जो आपकी r की वैल्यू है, ठीक है, आप यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर इसने बोल रखा है, इट गिव्स 8। अब नेचुरल नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जिसको रखें और आंसर मिल जाए, तो यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पे y की वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 2 रखोगे प्लस उसमें 2 करोगे, इसको साइड में मैं करवा देती हूँ। 2x plus y gives 8 किस किस कंडीशन पे है कि 2 3 6 प्लस 2 8, मतलब मैंने रखा क्या, 3 रखा और 2 रखा। आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, 2 2 4, एडिंग 4 गिव्स मी 8, मतलब 2,4। आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हो, 2,1। क्या इसके अलावा कोई नेचुरल नंबर और है जिसे आप रख सकते हो? सॉरी, देयर इज नो नेचुरल नंबर other than this which gives us 8, only this। तो रेंज का मतलब क्या होता है, द वैल्यू वी गेट, द वैल्यू विच इज रिलेटेड, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे इसमें वैल्यू कौन कौन सी रिलेटेड है, चलो इसमें डोमेन भी बताओ, मैं क्या क्या पुट कर सकती थी वैल्यू, 1 2 3, मुझे क्या क्या वैल्यू मिली आंसर में। सो द आंसर इज, जब मेरे को वैल्यू मिली इट वॉज ओनली 2 4 एंड 6, पर क्या क्या वैल्यू मिल सकती थी, तो वो वाली वैल्यू आएगी ऑल द नेचुरल नंबर्स। मिल सकती थी, मिली नहीं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आ रहा है अगर आपने अभी तक की वीडियो देखी है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली r is equals to a cube, a is a prime number less than 5। प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन कौन है, तो प्राइम नंबर लेस देन 5 जो है, यहाँ पे ये जो आप पहले तो r देख रहे हो, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं ये है क्या। r जो है वो कहता है इस तरह से है कि a और a क्यूब, जहाँ पे b होता था ना वहां उसने a क्यूब लिख दिया, बड़ा चालाक है वो। तो उसने बोला एक प्राइम नंबर है और वो भी 5 से छोटा, ठीक। प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमने कहाँ से सीखे, क्या 1 प्राइम है, नो। 2 प्राइम है, यस। 3 यस, 4 नो, 5 यस। 4 is the first composite number, 1 is the first odd number, 2 is the only even prime number, 3 is the first odd even prime, 5 कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंडीशंस बनाई, 1 तो रख नहीं सकते, 2,8 डन। फिर उसने बोला 3,27, आप मुझे बताओ कि आप 5 रखने वाले हो, नहीं रखेंगे, उसने 5 से लेस बोला है, समझ गए। तो इस तरह से हमारे पास तो रिलेशन ये बना। उसने बोला रेंज, पर हम तो डोमेन भी लिखते हैं, हम क्या क्या पुट कर सकते थे, हम सिर्फ पुट कर सकते थे 2,3, क्योंकि वही 5 से लेस प्राइम नंबर। हमें क्या क्या वैल्यू मिली, 8 एंड 27, हमें क्या क्या वैल्यू मिल सकती थी कोड में, यहाँ आ गया क्वेश्चन, क्या क्या वैल्यू मिल सकती, हम बहुत सारे वैल्यू मिल सकते थे, ठीक है। क्योंकि आप पॉजिटिव रिलेशन से ही बात कर रहे हो तो आप नेचुरल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट r बी अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट नेचुरल नंबर, जिसमें ये वैल्यू इस तरह से डिफाइन है कि x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है। अगर ये ना भी लिखे और ऐसा कुछ लिख दे तो नेचुरल नंबर से ही होते हैं दोनों, ठीक है। फिर उसने बोला 2x plus y gives us 24। ये अभी रिसेंट क्वेश्चन था जस्ट, ठीक है। तो होपफुली आप कर लेंगे। फाइंड डोमेन इन रेंज, और उसके बाद whether it is equivalence relation, yes or no। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो इक्विवेलेंस सब कुछ पूछ लिया, वैसे उसने 2 नंबर में, बड़ा चालाक है ये। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि क्योंकि उसने रेंज पूछी है, सो द क्वेश्चन इज 2x plus y which is equals to 24। रेंज का मतलब y की वैल्यू को साइड कर, तो 24 minus 2x। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके देखनी पड़ेगी। अगर मैं x1 रखती हूँ, 2 रखती हूँ, 3 4, ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। तो y की वैल्यूज को मैं लिखती जाती हूँ। अगर मैंने y x की वैल्यू को 1 रखा तो y मुझे 22 रखना पड़ेगा, x की वैल्यू को 2 रखूँ तो y मुझे 20 रखना पड़ेगा,
x की वैल्यू को 3 रखूं तो y मुझे 18। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नालायक स्टूडेंट है जो पूछ रहा है मैडम कैसे, तो बेटा ऐसे 24 minus 2 into 1 gives us 24 minus 2 22। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आती रहेंगी। क्वेश्चन की डिमांड कह रही है कि इतना कुछ बताना, एक क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना कुछ पूछ रहा है, ये नालायक। चलो इसकी सारी वैल्यू को इस तरह से लिख लेते हैं हम कि मैंने जब 1 पुट किया आई गॉट 22, 2 पुट किया 20, 3 पुट किया तो 18, 4 पुट किया इट गिव्स मी 16, देन फॉर 5 इट गेव मी 14, उसके बाद 6 पे 12, 7 पे 10, 8 पे 8, 9 पर 6, 10 पे 4, 11 पे 2। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आई। तो अब डोमेन आपको पता लग गया क्या रखना है। डोमेन यहाँ पे मैंने कहाँ से लेके वैल्यू रखी है 1 से लेके 11 तक। आप ऐसे लाइन मत बना देना, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। रेंज के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेंज जो जो आपको आंसर्स मिले हैं 22, 20, 18, ठीक है, वो आप सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसने क्या पूछा था कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है, वो तो आप अब शो कर ही दोगे। देखो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, ठीक है, लेकिन कह रहे क्यों होगा रिफ्लेक्सिव, आपको उसने दिया 2x प्लस वाई गिव्स यू 24, तो मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ। 1 इज अ नेचुरल नंबर, but 2 into 1 plus 1 is not 24। रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो आगे चेक ही मत करना, इट इज नॉट अ equivalence relation। Let's move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब थोड़े लेंथी क्वेश्चन शुरू होने के चांसेस हैं। सो लिखते हैं, अपने सेट दे रखा है उसने 1 से लेके 5 तक, डिफाइन इस तरह से है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8। तो यानी कि r की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन 8 आने वाली है, ठीक है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो यानी कि मैं x का y की जगह a, a पुट कर रही हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे अल्फाबेट में मत जाना कि वहाँ एक्स वाई है हम ए बी लिख रहे हैं, आप अपना फिक्स कर लो आंसर कि मैंने तो यही लिखना है, 0 इज ऑलवेज लेस देन 8, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद उसने पूछा कि सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखते हो ना, जहाँ पे वहां लिखो सामने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 8, जो कंडीशन उसने दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले भी लूं तो भी ये लेस देन 8 रहेगा, और क्योंकि बाहर मोड है तो भी ये लेस देन 8 ही रहेगा। तो करके हम लेके इस कंडीशन को चले हैं और प्रूव हमने इस कंडीशन को कर दिया, इस वजह से यस इट इज सिमेट्रिक। और फिर रह जाता है ट्रांजिटिव। जब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, what the examiner is going to ask us, they want us to write complete condition। If a comma b belongs to R, this implies a square minus b square is less than 8, first equation। Similarly, ऐसा अच्छे से लिखना, b comma c belongs to R gives us b square minus c square। ज्यादातर ना ट्रांजिटिव में एडिशन की कंडीशन होती है, एडिंग, क्या ऐड करना है आपने, adding 1 and 2, what it gives, a square minus b square plus b square minus c square, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 16 आ गया है, 16 आ गया, लेस देन तो 8 ही रहेगा वैसे वो, ठीक है। तो 20 के से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों लेस है, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये यहाँ तो 16 आएगा ही ऑब्वियसली, है ना, 8 8, मुझे लगा ये दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ बना ये a स्क्वायर minus c square is less than 16, not 8। No, it is not transitive। ऐसा क्यों मैडम, तो आप यहाँ पे कंडीशन ले लो, फॉर एग्जाम्पल जरूर दिखाया करो जहाँ पे आप शो करो ना कि ये तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो नहीं है कि कंडीशन के लिए एग्जाम्पल जरूर दो, ठीक है। तो लेट करते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि लेट a इज इक्वल टू 1, b 3 और c 5। ध्यान देना कि 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, डन।
तो ये जो है वो आपको आंसर दे रहा है, क्या वैल्यू मिल रही है अपने पास, 8 मिल रही है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस ऐसे करके 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर सकते हो आप। देन मतलब और भी ऐसी कंडीशंस आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि जो है हमेशा ही क्या आएगा, लेस देन 8 आएगा। आप यहाँ पे ना उसने देख लेते हैं कि अपने को नेचुरल की कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है। हमें उसने बोला क्या था कि ये डिफाइन है, अच्छा पॉइंट्स वगैरह कुछ भी हो फिर तो आप इसको जैसे मर्जी प्रूव करो, जरूरी नहीं है 1 2 3 प्रूव ही करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लेके और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे उसने बोला कि एक ऐसी कंडीशन लो जिसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख के दिखाया ना उसको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे ये किससे लेस आ रहा था, 8 से लेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, और फिर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन जब आप 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करोगे तो ये आंसर जो है वो सही नहीं है। बात समझ गई? जैसे मैंने लिखा 1 2 3 वैल्यूज ली मैंने कहा कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन 8, कि 1 माइनस 4 गिव्स मी 3 मॉड में है ना, और वो 8 से लेस है, कंडीशन ट्रू थी। उसके बाद मैंने लिखा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 9 5, कंडीशन ट्रू थी। लेकिन जब मैंने लिखा 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो ये 8 बन रहा है, विच इज नॉट लेस देन 8, इट इज इक्वल टू 8। समझ रहे हो आप? सो दिस इज द कंडीशन, सम ग्लिच। So we are just starting. Question number 18 is let n be the set of all natural numbers. ठीक है, और यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि अगर ये n all natural numbers का सेट है तो उसमें क्वेश्चन में n इंटू एन डिफाइन है, मतलब हमें जो डोमेन है हमारी, जिसे हम ऐसे लिखते हैं ना n इंटू एन, रिलेशन यहाँ पे फंक्शन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन है। ये जो रिलेशन है वो n से n में है, यानी कि आप नेचुरल नंबर्स ही ले रहे हैं। ठीक है, और मैंने इसके बारे में पहले भी डिफाइन किया था कि a कॉमा बी रिलेटेड विद c कॉमा डी को आपने 4 टर्म्स नहीं मानना है। ये r से पहले एक वैल्यू 1 है और r के बाद वाली वैल्यू 2 है। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते होते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये कहते हैं कि अगर वैल्यू 1 जो है उसको हम वैल्यू 1 से रिलेट करके दिखा दें। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम कहते हैं कि वैल्यू 1 इज रिलेटेड विद वैल्यू 2, तो हम 2 को 1 से रिलेट करके दिखाते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए हम ये 3 टाइम्स करते हैं, वैल्यू 1 इज रिलेटेड विद वैल्यू 2 एंड 2 इज रिलेटेड विद 3, तो 1 विल बी रिलेट विद 3, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन कर रखा है उसको लिखते हैं हम पहले। हमारे पास जो रिलेशन है वो a कॉमा बी इज रिलेटेड विद c कॉमा डी की डेफिनेशन उसने जो दे रखी है वो है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना कि सपोज यहाँ पे बी सी आ गया और हम ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ गया ये यहाँ, इससे बेटर है आपको पता लग रहा है ये ए है ये बी है ना, तो इसको अपने साइड लेके आ सकते हो, ए बाय बी कर सकते हो, उसको सी बाय डी कर सकते हो। अब आपको पता है कि रिलेशन से पहले वाले अपने आप डिवीजन में जा रहे हैं और रिलेशन के बाद वाले भी डिवीजन में ही जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव शो करूंगी इसको, हाउ टू शो इट, let a comma b that is value 1 belongs to the natural number set। ठीक है, कोई भी ये नेचुरल नंबर के सेट n क्रॉस n से, ये n क्रॉस n की शो करना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पे हमें बता रखा है। ठीक है, कि ये जितने भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप वैल्यू ले रहे हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या शो करते हैं कि क्या a कोमा b रिलेटेड है a कोमा b से। तो इसके लिए हम सिर्फ ये वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे जो हमने कहा था कि रिलेशन से पहले वाले भी अपने आप डिवीजन में जाते हैं और रिलेशन से बाद वाले, ये हमारी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो चाहे आपको ये समझ आता है तो इसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि अच्छा ए इधर बी इधर फिर सी इधर डी इधर, तो बेटर है कि अपना ने इसको डिवाइड कर लिया। सो ए बाय बी इज इक्वल्स टू ए बाय बी, हेंस प्रूव्ड। सो इट इज, आपको शो करना है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ तक। उसके बाद हमने शो करना था इसको कि ये सिमेट्रिक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ इट इज सिमेट्रिक, तो इसको फॉलो करना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ना आप ये चीज लिख सकते हो
कि क्योंकि a, b इज रिलेटेड विद a, b आ रहा है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो टू शो। ठीक है, हाउ टू राइट। जो जेई वाले बच्चे हैं वो अभी बिल्कुल रिसेंट जेई का एग्जाम देंगे, तो उनको वे ऑफ राइटिंग अगर सीखनी है, सो दिस वुड बी द बेस्ट वीडियो। सिमेट्री के लिए व्हाट वी टेक द क्वेश्चन ऑलवेज, ऑलवेज टेक द क्वेश्चन। दिस इज द सिंपलेस्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड, ऑलवेज टेक द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में लिखा है वही सिमेट्रिक होता है, जस्ट रिवर्स इट। तो क्वेश्चन में लिखा था ए बी रिलेटेड विद सी कॉमा डी, उसने हमें दे रखा था ये, तो हम ये इफ कंडीशन में मान के चलते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। आप ये बार बार शो कर दो कि हमने एक बार के लिए इसको ऐसे मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 डन। अब हमें शो करना है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी है। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी के लिए यानी कि हम क्या करें, सॉरी, ए बी रिलेटेड विद सी डी है ना, तो हमें शो करना है कि सी डी इज रिलेटेड विद ए बी। इसके लिए हम क्या कर देंगे, सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। जस्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कॉम्यूटेटिव, या फिर आप जस्ट इसमें कुछ लिखने की भी नीड नहीं है। यू नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया ना अपने आप ही। अब जब ट्रांजिटिव सीखना है आपने, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब जब भी ट्रांजिटिव करो ऑलवेज टेक द थ्री टर्म्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैं ट्रांजिटिव करने वाली हूँ ना, तो ट्रांजिटिव के लिए लेट, तीन चीजें लेट करना, ए बी सी डी ई एफ। आई repeatedly asking you that these three terms are not six. Value 1, value 2, value 3. For transitive, we always take three terms. From Cartesian product, क्योंकि ये दो दो डबलेट हैं, तो natural टू natural से हमने इसको बिलोंग कराया। अगर ये सिंगल होता तो हम इसको सेट से बिलोंग करवाते। ठीक है जी। सो लेट या इफ कंडीशन भी लिख सकते हो आप कि हमने माना कि ए बी जो है वो रिलेट करता है सी डी से। अगर ये ऐसा है तो इट विल फॉलो दैट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने माना कि सी डी इज रिलेटेड विद ई एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने कहा कि सी बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई एफ। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हो क्या रहा है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दीज, दिस इज द मिडिल टर्म है ना। सो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज a by b is equals to e by f। इसका मतलब आपको यहाँ पे शो करना है कि a comma b is related with e comma f, hence it is symmetric, transitive। डन। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और क्योंकि 2023 के में आया तो इस बार के लिए बी प्रिपेयर फॉर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक का ही क्वेश्चन है। इट सेज दैट गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x एंड डिफाइन, इस तरह से है कि कोई भी अगर मैं a कॉमा बी वैल्यू बिलोंग करवाती हूँ पावर सेट में से, ठीक है, तो जो ये फॉलो कैसे करेगा, ये a कॉमा बी इस तरह से फॉलो करेगा रिलेशन को, दैट इफ a कॉमा a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b यहाँ पे शो होगा। तो अगर आप इसमें सिंपल शो करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा इफ a कॉमा बी, कैपिटल इसलिए लिखना है क्योंकि ये सारे सेट ले रहे हो आप, है ना। सो a कॉमा बी रिलेट करेगा, अगर बिलोंग करेगा ये किसी भी सेट को, रिलेशन को, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ b। यही सेम लाइन हमने लिख रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो इसको आप, पर हम लिखते हैं a कॉमा a लेके, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात आ रही है। वैल्यू वन बिलोंग्स टू आर। मैडम कभी आप ऐसे लिख देते हो, कभी आप ऐसे लिख देते हो, तो जैसे मर्जी लिखो आप। a इज रिलेटेड विद a से अगर सेटिस्फाई हो ऐसे लिखो, लेकिन अपने माइंड को ट्रैप मत होने देना वर्ड्स में। ये लिखा है तब भी समझ जाना है कि इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, और वरना अपनी तरफ से भी a रिलेटेड टू a लिख सकते हो। गॉट इट। तो इसको शो कैसे करेंगे, इसको कहेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पे आप लिख सकते हो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ गए ये, हेंस इट इज। मैंने इतना क्यों लिखना है, नंबर्स के लिए लिखना है। मैंने देखे हैं बच्चों की इतनी इतनी बात ना लिखने के सीबीएसई ने हाफ हाफ नंबर डिडक्ट कर रखे हैं, और फिर अपने जब अपील करते हैं तब जाके वो कब रिजल्ट आता है। सो बेटर है कि पहले ही इतना लिख दो कि नंबर कहीं कट होने का सवाल ही ना हो।
सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और जिन्होंने नहीं मानी वो तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या हमने सीखा? सिमेट्रिक के लिए जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैंने कहा था ऑलवेज टेक द क्वेश्चन। सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट कर रही हूँ मैं कि ए कॉमा बी जो है, ठीक है, वो बिलोंग करता है, ये जो हम दो वैल्यूज भी ले रहे हैं ना, तो ये किसी, यहाँ पे उसने जैसे लिखा था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पावर, तो यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो कि लेट ए जो है वो बिलोंग करता है इसके पावर सेट को। क्वेश्चन से चीटिंग कर लिया करो, एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू जस्ट नीड टू राइट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। सो इफ ए इज रिलेटेड विद बी, इट विल बी दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ अगर मैं ऐसे लिख दूं कि b is related with a, so that means what I'm showing? I'm showing that b is a subset of a, which is a contradiction, which is a contradiction and need not always be true. बात समझ रहे हो? ये जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा सही होगा। need not always be true, इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई a लेस है b से, तो आप कैसे कह सकते हो b भी लेस होगा a से? ये तो अपने आप में स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो करके हम लिखेंगे हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए आपको जस्ट एक चलो समझा ही देती हूँ। सिमेट्रिक था ये, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने कितनी वैल्यूज रखनी है, हम उसको बताएंगे कि भाई जी हम ए बी सी बिलोंग करवा रहे हैं आपके पावर सेट में से, और हम ये दो चीजें मान के चलेंगे कि ए रिलेट करता है बी को, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और जो बी है वो रिलेट करता है सी को, दैट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इसको मानेंगे इक्वेशन 1 and 2। बाय 1 and 2 हम क्या मानेंगे कि अरे भाई ए तो सबसेट था बी का, बी सबसेट है सी का, तो ऑब्वियसली ए विल बी अ सबसेट ऑफ सी, हेंस यस इट इज ट्रांजिटिव। उसने यही पूछा था, हमने यही प्रूव किया। क्वेश्चन देख के घबराने का नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और होपफुली यू नो हाउ टू डू दिस। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, दिस क्वेश्चन is repeated and not in a single year। 2023 में आया, 2022, यहाँ पे कुछ भी जो भी लिखा हुआ है, prove that R is equivalence। equivalence के लिए क्या करना है, reflexive, symmetric and transitive। just अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही। अब आपको पता लगेगा अरे ये तो कर लिया, तो आप थोड़ी रहने दोगे, वो तो मैंने किया है। you need to try this, pause the video and just write it down। देखते हैं कि आपकी करंट मेमोरी कितनी है। आपने अभी ये क्वेश्चन सीखा है, are you able to write this now? चैलेंज लेने वाला कौन? Let's move to the next question। Question is show that the relation S, जो मर्जी कह सकता है वो, R जरूरी नहीं कहना, don't fumble in the words। set A उसने डिफाइन कर रखा है, उसको लिख लेते हैं। set A is equals to x is a number which belongs to integers and this number is in between 0 to 12 given by, जिसे हम रिलेशन कहते थे, now it is S। you can write here R क्योंकि आपको let the relation नहीं पसंद S, आप आर मान लो, उसी का कहा भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको बताओ कि आपके वाले एस को हमने आर मान लिया, ए कॉमा बी बिलोंग करता है जेड को, और इस तरह से करता है कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है इज डिविजिबल बाय 3। अब मेरे को इज डिविजिबल नहीं लिखना, मैंने डिवाइडेड बाय लिख दिया, और इसको मुझे इक्विवेलेंस शो करना है। टू शो दिस, अब आपको पता है इक्विवेलेंस के लिए अपने क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, डन। तो लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम नंबर्स। अब देखो कितना चालाक है, उसने यहाँ पे एक्स की बात की है, यहाँ पे वो ए भी चला रहा है, जस्ट टू ट्रैप यू। आपने जो मानना है मानो, आपको लगता है मैडम हमने तो ए मानना है, मानो। किससे मानना है, इंटीजर्स वाले सेट से मानना है या ए से मानना है? ए से, जो आपको सेट दे रखा है, ठीक है। वो तो उसने बताया है कि इंटीजर्स है और 0 से 12 है तो ए बिलोंग करता है। तो हम देखेंगे कि ए इज रिलेटेड विद ए, यस और नो, तो हमने उसके फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है, जो गिवन था a माइनस ए डिवाइडेड बाई 3। कोई भी नंबर जब खुद से डिवाइड होगा इट विल गिव यू 0, अरे 0/0 डिवाइडेड बाई 3 एंड इट इज डिविजिबल ईच नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। आपको पता है आप सेटिस्फाई नहीं हो 2 लाइनें लिख के, ना ही एग्जामिनर है, तो लिखो ना, ईच नंबर व्हेन
subtracted from itself, it gives 0 and 0 is divisible by, अब कथा मत लिख देना बस वहां पे, divisible by 3, so it is reflexive. Then अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है सिमेट्रिक के लिए, हमने क्या लिखा था तब वहां पे, अगर ये सिमेट्रिक है देन, तो मैंने कहा था टेक द क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज इफ a is related with b, है ना, तो इट फॉलोज दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड गिव्स k। ये k क्यों आया मैडम, अब इसको डिवाइड करोगे, नीड नॉट कि हमेशा 0 देगा, तो हमने मान लिया k। सो अगर मैं इसमें से माइनस कर लूँ b, आपको कैसे पता चलेगा मेरा कॉन्सेप्ट अगर ये है, तो ज्यादातर प्लस माइनस के क्वेश्चन में हम कॉमन ही ले रहे हैं अब तक, ठीक है। जैसे ही मैंने माइनस किया बाहर यहाँ पे, तो वो k इक्वल में एज इट इज है ना, और ये मॉड्यूलस क्या है, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो b माइनस ए अपॉन 3 गिव्स अस k। लेके चले थे a इज रिलेटेड विद b, प्रूफ हमने कर दिया b इज रिलेटेड विद a। सो यहाँ पे आप लिखोगे if a is a comma b belongs to the relation, it implies b comma a also belongs to the relation, hence it is symmetric। ठीक है, तो हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट, अब इसी में ट्रांजिटिव शो करना है, तो अब क्या किया करो, ट्रांजिटिव के लिए आपने लिखना है लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू द सेट a। अब यहाँ पे ये जो 12 वाला सेट है ना, इसको आप बना भी सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो कि यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी ईच नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो इट विल टेक टाइम, बट जैसे 0,0 भी लिखोगे इसमें आप, देयर आर सो मेनी नंबर्स इन दिस, और हम कुछ भूल ना जाए इसलिए वी डोंट टेक द रिस्क ऑफ मेकिंग इट। सो ट्रांजिटिव क्या है, a b c बिलोंग्स टू द सेट a। तो इफ कंडीशन कहती है ट्रांजिटिव की, इफ a इज रिलेटेड विद b, दिस इंप्लाइज कि a में से अगर मैं b माइनस करूंगी, आई विल गेट अ कांस्टेंट k। और सिंपली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उसने यहाँ पे हमें शो करने के लिए पूछा ना, शो दैट इट इज इक्विवेलेंस, पक्का ये तो होगा। जस्ट इसको b रिलेटेड विद c कर रहे हैं जब हम, b माइनस सी डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू q, ऐड कर रहे हैं हम इन दो इक्वेशंस को, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। होगा क्या इससे, हमने देखा कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी डिविजिबल इज 3 एंड सामने कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, इसको हम r मान लेते हैं, स्मॉल r, b से b कैंसिल, तो a माइनस सी जो है, सॉरी फॉर द राइटिंग, लेट मी चेंज द पेन। तो यहाँ पे हमने शो किया कि a माइनस सी जो है वो कोई कांस्टेंट r आ रहा है, मैडम कांस्टेंट, अरे ये p नहीं था, ये था ना, तो p क्यों है, क्या एक कांस्टेंट है, ये ऐड होके भी एक कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो कांस्टेंट की कभी इतनी टेंशन मत लेना इंटीग्रेशन के अलावा। सो यहाँ पे हमने देखा कि b से b तो कैंसिल हो गया, सो a माइनस सी गिव्स अस, क्या दे रहा है हमारे पास, कि ये a इज रिलेटेड विद c हो गया, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। होपफुली यू देखो, अब जब आपको समझ आ जाता है ना, आई टेक द क्वेश्चन फास्टर, अब आप बिल्कुल वैसे आराम से लिखेंगे, तो दिस इज नॉट द टाइम टू डू द आराम से वाला कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज अबाउट let n denote the set of all natural numbers and r with the relation, thank you। और देखो इसने दे दिया ये प्रोडक्ट वाला काम, तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट a comma b is related with c comma d and the condition says that ad b plus c, pause the video right now। और देखो क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये कर क्या रहा है, मतलब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी है, इसने ए बी को कहाँ पे यूज किया, ए बी, ठीक है, ए बी, तो आगे तो हमने ई एफ तक जाना है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो वेल एंड गुड। आपको लगे कि नहीं है तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, जस्ट टेक इट इन द वे दैट इज, ठीक है। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि बीसी को इधर ले आओ, एडी को उधर ले जाओ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैंने इसको लिख दिया b प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी गिव्स मी a प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी। समझ में आया क्या, तो मैंने क्या किया, एडी मुझे पता लग गया कि इतना सा रिलेशन बन रहा है कि इन बिटवीन वाले एक तरफ, ऊपर प्लस नीचे प्रोडक्ट, और लास्ट एक्सटर्नल टर्म्स एक तरफ,
ठीक है बच्चों, ये चीज को सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो ऑलवेज थिंक कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो एंड देन यूज। क्या हो गया गले को? चलो चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने माना कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट एन कॉमा एन को। लेट मी क्रिएट अ स्पेस हियर। ठीक है, अब सुनो बात। अगर ये है मैडम, इसमें तो एक ही मानते हैं, एक ही है बेटे। रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही वैल्यू टर्म एक ही है ये। ठीक है, सिमेट्री के लिए क्या करते हैं अपने? सिमेट्री के लिए हम टू टर्म्स लेंगे, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ट्रांजिटिव के लिए फिर ट्रांजिटिव के लिए a comma b c comma d e comma f belongs to natural number to natural number। and let me see अगर रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। यस हो रही है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 नंबर में देगा अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो आपको अच्छे से ही लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन है यहाँ पे ए कोमा बी ना। हमने क्या पढ़ा, हमें अब शो करना है कि क्या ए कोमा बी रिलेट करते हैं खुद से। हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक्सटर्नल्स एक तरफ इंटरनल्स एक तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जस्ट लुक एट हियर। क्या लिखा है यहाँ पे? तो मैंने जो बी और सी था ना यहाँ पे, लेट मी शो यू। बी सी इंटरनल्स यानी कि बी ए यहाँ पे। तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगी, बी प्लस ए अपॉन बी ए। और एक्सटर्नल टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स कह सकते हो आप, ए प्लस बी अपॉन ए बी। क्या बोलता? सही है ये। तो हम कहेंगे बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव अब क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन की कॉम्यूटेटिव लगा सकते हो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, दैट मीन्स हेंस इससे हम क्या शो कर रहे हैं? दैट A, B इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, है ना। जब इससे R से पहले और R के बाद सेम टर्म हो जाती है उसी को तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई प्रॉब्लम? होपफुली नहीं है आपका कोई प्रॉब्लम। आप कमेंट सेक्शन में फिर भी बता सकते हैं। आई विल क्रिएट अ मोर वीडियो, दिस इज माय न्यू चैनल। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वाला सिमेट्रिक मींस क्वेश्चन वाला, तो क्वेश्चन वाला लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? इफ a comma b is related with c comma d, this implies b plus c upon bc gives us a plus d upon ad। डन, a d। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब सुनिए बात। मैंने कहा कि इसको मुझे फ्लिप करना है, फ्लिप इट अराउंड। व्हाट एल्स विल हैपन? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इट विल चेंज द टर्म्स, लेफ्ट विल बी द राइट। अगर आप अभी भी करके देखते हैं, यहाँ पे सी बी बन रहा है ना, तो सी प्लस बी डिवाइडेड बाई बी सी, आप सी भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय कॉम्पिटेटिव फिर ऐसे लिख तो देंगे ना अपने। यहाँ क्या लिख सकते हैं? डी प्लस ए डिवाइडेड बाई डी ए। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा? एंड बाय प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव हमने क्या देखा? इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। दैट मीन्स जब ए बी रिलेट कर रहा था सी डी से, दिस इम्प्लाइज सी डी भी रिलेट कर रहा है ए बी से, ए बी से। हेंस इट इज, ये लिखना जरूर, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ओके, ट्रांजिटिव होपफुली आप कर लेंगे, बट मुझे पता है आप कहेंगे मैडम ट्रांजिटिव ही तो मुश्किल था। लीजिए फिर। इफ a comma b relate with c comma d, इसके बाद अगर पहली चीज आ गई आपको सेकंड क्वेश्चन वाली है और ये इसके बाद वाली सेम होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया b प्लस सी बी सी गिव्स मी a प्लस डी ए डी, इक्वेशन 1। अब तीसरी टर्म लेनी है मुझे सी डी, तो अब हम लेंगे ई एफ। मैडम क्वेश्चन में तो ये कहीं दिया ही नहीं, बच्चों को सब कुछ क्यों लिख के देगा? उसने जस्ट आपको एक सिंटेक्स दे दिया कि अगर यहाँ पे कोई 4 टर्म्स हैं तो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हमारी जो 4 टर्म्स हैं रिफ्लेक्सिव के लिए वो खुद एक ही रहता है, सिमेट्रिक के लिए दूसरा जना एंट्री मार लेता है, और ट्रांजिटिव के लिए तीसरा, ए बी सी डी एफ, जिसमें हम इसका खुद का खुद से, इसका आपस में, और इसका 1 2 2 3 1 3 करते हैं।
अभी नहीं समझ आएगा तेरे को तो कब आएगा। CD इज रिलेटेड विद EF है। बताओ बताओ, याद हो गया ना ये प्रोसेस? वैसे ढूंढते रहते हैं कि अरे 1 कहाँ है 2 कहाँ है। बहुत अच्छा समझाया, मानो चाहे ना। यहाँ लिखा C+F डिवाइडेड बाय CF, J प्लस E डिवाइडेड बाय DE। डन। एनी प्रॉब्लम? क्या खा के आए हैं हम? अभी तक कुछ भी नहीं खाया। सो ये ए बी था, ये सी डी था, ये सी डी है, ये ई एफ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, अब आपको ना थोड़ी सी स्पेस दे देनी है वहां पे ना। स्पेस देके होगा क्या, आप यहाँ पे लिख दोगे क्या कि हेंस, हेंस क्या, ए बी इज रिलेटेड विद किससे, ई एफ से। मतलब हमें शो करना है ए प्लस एफ डिवाइडेड बाई ए एफ, ठीक है। और यहाँ हमें शो करना है बी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी ई। डन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ पे ए प्लस ए डी आ रहा है, यहाँ बी सी आ रहा है, यहाँ ए डी आ रहा है। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें देखो सी नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है। और हमें डी भी नहीं चाहिए, तो बेटर है कि अपने इसको सब्ट्रैक्शन वाली तरफ ले जाएं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट इट गिव्स, इट विल गिव यू सिंपली, इसको उधर ले जाते हैं अगर अपने बी प्लस सी, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना। बी प्लस सी अपॉन बी सी माइनस सी एफ, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। सामने आपने लिख दिया ए प्लस डी अपॉन ए डी, और माइनस यहाँ पे क्या लिख दिया, डी प्लस ए अपॉन डी ए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसका एलसीएम ले रहे हो, तो यहाँ पे आप ए डी ई लिख रहे हो, यहाँ पे आप बी सी एफ लिख रहे हो। डन। अब ये तीनों यहाँ कंडीशंस आ गई हैं, आप इसको करोगे सिंप्लीफाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। थोड़ी सी इक्वेशन ये लेंदी चली जाएगी, ठीक है। तो लेंदी जाने के बाद आपने ऑलरेडी यहाँ पे तो लिख ही दिया है ना, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो जब ऐसी क्वेश्चन आ जाए, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, अपने इसको मेंशन कर दिया। इट विल टेक टाइम, यहाँ पे हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाइड वाला मैं यहाँ पे अगर पेज ऐड कर भी दूँ, ये कर रहे हैं अपने पेज, हाँ। इसके बाद अपने पेज ऐड कर देती हूँ, आपको ये करके दिखा देती हूँ, वहां पे आप ऐसे लिख सकते हो इनकेस आप कभी क्वेश्चन में घूम हो जाओ तो, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमने क्या लिखा था, फॉर ट्रांजिटिव लिखा था ना। ट्रांजिटिव के लिए मैं लिखती हूँ कि ए कोमा बी सी कोमा डी ए कोमा एफ बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन को ना, कहाँ पहुंच गई है, बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन को। तो हमने लिखा कि अगर मैं पहली कंडीशन लिखती हूँ कि ए कोमा बी इज रिलेटेड विद सी कोमा डी, क्या ये कर रहा था आपने, ये कर रहा था ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी, और यहाँ मिल रहा था हमें बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करके ए प्लस डी, तो अगर मैंने बी सी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी मल्टीप्लाई हो गया बी प्लस सी से, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन वाली लाइन बन गई, ठीक है। इसको बनाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि अपने को फिर पूरा सिंप्लीफाई करना है ना इसको, तो पहले ही इसको लीनियर टर्म टर्म बना लेते हैं। सी डी रिलेटेड विद ई एफ, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एफ डी प्लस ई और डी ई सी प्लस एफ। डन। अब अगर मैं देखूं कि ये वाली जो टर्म है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल में ए बी सी प्लस डी बी सी। ये इक्वेशन बन गई, समझ आ गई आपको। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं सी डी एफ प्लस सी एफ ई, सामने क्या है डी ई सी
प्लस DE। ये आपके सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है इसलिए करवा रही हूँ मैं, अदरवाइज मैंने वहाँ पे इक्वेशन आपको बता दी थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ADB आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है EF आ रहा है ना। तो जो वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसको EF से मल्टीप्लाई करता हूँ फॉर अ केस और इसको AB से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या होएगा, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी ADBEF, ठीक है, प्लस ADCEF, जो उसके पास नहीं था उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जो इसके पास नहीं था इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ABCEF प्लस DBCEF, ये पहली इक्वेशन आ गई थी। और नीचे वाली इक्वेशन है CDFAB प्लस, अब जो कह रहे हैं मैडम ये कौन करेगा, तो आपको करने को कहा किसने, अरे ये ऐसे करना ना, आपको बोला है मैंने कि इतना सिंप्लीफाई करके बाय इक्वेशन, थोड़ी सी इक्वेशन बना के, हेंस डन एंड ऑल। पर ठीक है चलो, सीखने वाले भी होते हैं बच्चे, तो हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड प्लस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे AB से, सो CFEAB इक्वल में क्या आ गया यहाँ पे DECAB, और यहाँ पे क्या आ गया DEFAB। अब अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू बन जाएगी। यहाँ आपको क्या दिख रहा है ADCEF दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ADCEF दिख जाएगा, ADCFB, ADCEF, ADCFB ये मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है ABCFE, ABCFE है ना, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, ABCEF, अरे कैंसिल हो गया, ADBEF, ADBEF, यस डन। बचा क्या हमारे पास ADCEF प्लस ADCFB इक्वल आ गया BCDEA प्लस BCDEF डन। अब आप चाहे वो कॉमन ले लो, ADCF कॉमन ले लोगे तो क्या बच रहा है यहाँ पे E प्लस B, यहाँ पे BCDE कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है A प्लस F। अब जो कैंसिल होता है उसको कट कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे D से D अगर कैंसिल हो रहा है तो जस्ट कट इट डाउन, C से C कैंसिल हो रहा है कट इट डाउन, बचा क्या यहाँ पे AF बच गया E प्लस B, यहाँ क्या बच गया BE बच गया A प्लस F, और हमने अभी कहा था कि A प्लस F अपॉन AF अगर आ जाए है ना, तो और E प्लस B अपॉन BE आ गया, तो यही तो प्रूव करना था हमने, है ना। तो AB को हमने रिलेट करवा के दिखा दिया EF से, hence it is transitive, but it is not needed। आपको वहाँ पे आई सपोर्ट यू कि आपको सीखना था तो मैंने जस्ट इम्प्लीमेंट करवाया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे ये बहुत इजी है। करना क्या है, यहाँ पे सेट दे रखा है जस्ट सेम एज जिस रीसेंट क्वेश्चन हमने जो किया था। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे A माइनस ए डिवाइड किससे है 2 से, हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगा, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद उसने बोला सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखो कितना होशियार है ये, कहता है इक्विवेलेंस क्लासेस लिखो, और बच्चा ये छोड़ देगा, वो कहेगा अरे इक्विवेलेंस ये लो। अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब हर एक क्लास किसकी, 1 की 2 की 3 की 4 की और 5 की, ठीक है, वो हमें मेंशन करना है। सिमेट्री के लिए हमने क्या किया, a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, तो b माइनस ए भी डिविजिबल में होगा 2 से, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है मॉडुलस है, कॉमन ले सकते हैं, यस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि अगर ए बी 2 से डिविजिबल है, बी सी 2 से डिविजिबल है, इन दोनों को प्लस करा था तो ये कैंसिल हो गया था, तो ए सी भी 2 से डिविजिबल था, याद आया, जस्ट रीसेंट क्वेश्चन ही आप कर लोगे। लेकिन द कॉन्सेप्ट हियर इज इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 की इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं हम, द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा पूरा, या आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि बी की प्लेस पे ना जैसे 1 रख के आप चेक कर सकते हो, दोनों दिखा देते हो, जैसे हर एक नंबर खुद से डिवाइड होगा, ठीक है,
तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा और इसी वजह से वो डिविजिबल भी होगा 2 से। अब 2 से डिवाइड होने के लिए मुझे या तो सारे ऑड नंबर का सेट बनाना पड़ेगा, जैसे 1 3 1 5, ठीक है? 3 5 भी लिख सकते हो आप। अब क्योंकि मैंने ये लिखा है तो मुझे इसका रिवर्स भी करना पड़ेगा, है ना? 3 1 5 1 और 5 3। फिर मुझे इवन नंबर्स लेने पड़ेंगे। इवन नंबर यहाँ पे है 2 4 और 4 2। बात समझ गए आप? तो ये टोटल बन गया सेट। अब देखो इसमें 1 से रिलेटेड कौन-कौन है। अगर मुझे 1 की क्लास चेक करनी है, तो मुझे 1 की क्लास के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 से रिलेटेड कौन-कौन है? खुद 1, खुद 3 और 5। 2 की क्लास कौन-कौन सी है? सिर्फ इवन नंबर्स। 3 की क्लास कौन-कौन सी है? 1 3 5। 4 की क्लास कौन-कौन सी है? 2 4। और 5 की क्लास कौन-कौन सी है? 1 3 5, जो उससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे 1 के साथ 1 था, फिर यहाँ पे 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 5 है ना? 1 के साथ 5 है, 1 के साथ 3 है। तो अगर 1 किसी के साथ है तो वो भी 1 के साथ है ना? तो करके देखोगे आप 1 3 और 5 की जो क्लासेस हैं वो सेम है, 2 और 4 की क्लासेस सेम है। अगर हमें ये कभी ना बनाना पड़े तो क्या करेंगे हम? तो हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 और b की जगह पे हम पुट कर देंगे। अगर 1 की क्लास चेक करनी है तो हम b की जगह पुट करेंगे कि ऐसा कौन-सा नंबर है जिसमें से मैं एक कम करूँ तो भी वो 2 से डिविजिबल होता है। वो खुद नंबर 1 है। यहाँ पे आप 3 रख सकते हो, यहाँ पे आप 5 रख सकते हो। 5 के बाद क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि टोटल नंबर ऐसे हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एक केस स्टडी की फॉर्म में। उसने बोला कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर टेकन टू अ रेलवे स्टेशन, ये कुछ भी लिख रहे हैं, एंड एग्जिबिट इन द म्यूजियम, ठीक है? और उसने बोला कि जो रेल लाइंस वगैरह होती हैं तो उसने देखा पैरेलल, और ये बुक का क्वेश्चन था और 2024 में ही आया है। देखो, अगर एक लाइन दूसरे के पहली बात सिंपल सीखो आप। अगर रिफ्लेक्सिव शो करना है तो कोई भी खुद के पैरेलल होगी। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, लिख दूं? ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ हमेशा, लेकिन कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। पैरेलल टू इटसेल्फ लिखेंगे। अब दूसरी लाइन सुनो सिमेट्री की। इफ अ लाइन L1 is parallel to L2, then line L2 is also parallel to L1. ट्रांजिटिव के लिए सुनो। इफ अ लाइन L1 is parallel to L2, मैडम ये L1 L2 लिखेंगे कैसे? अरे जैसे इसने लिखा है ऐसे लिख देंगे। रिलेशन L है, L से बिलोंग करते हैं नंबर ऑफ पैरेलल लाइन से। L1 L2 से अगर पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल होंगे भाई। यूक्लिड, यूक्लिड का नाम लिख लेना 9th क्लास वाले। लेकिन क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि फाइंड वेदर द रिलेशन इज सिमेट्रिक, यस। ट्रांजिटिव, यस। अगर वन ऑफ द रेल लाइंस ऑफ द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये आई क्वेश्चन, ठीक है? ये बुक का क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना। जस्ट उसको वो सिंप्लीफाई कैसे करता है गिवन। अब मैं सिर्फ थर्ड वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसने बोला कि अगर सिर्फ वो लाइन लिख ले कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो कहता इस तरह से रिप्रेजेंट हो लाइन, the railway track is represented by the equations y is equals to 3x plus 2, then find the set of rail lines are related to it। जितनी भी इसके साथ रिलेट करेंगे। देखो ये जो प्लस 2 है ना, बस ये चेंज होगा। आप क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कांस्टेंट में चेंज कर सकते हो। जैसे अगर ये रेलवे लाइन जा रही है 2 पे, तो ये 3 4 5 ऐसे इसके पैरेलल पैरेलल जा सकती है, लेकिन ये लाइन का जो स्लोप है वो अपने चेंज नहीं कर सकते ना। सो इसमें क्या आएगा, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो the slope of the line, आप बना के भी आ सकते हो ऐसे, remains same, hence y is equals to 3x plus c, where c belongs to the r, intercept हो जाएगा ये of the axis। डन। तो उसने बस ये पूछा कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बस इसको रिमूव कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। बुक का क्वेश्चन है ये, तो हम बुक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ आएगा? अरे चलते हैं हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस पे, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे ना उस पे बेस्ड है। तो उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट 1 2 3 से लेके n तक जा रहा है ये, और बी कह रहा है कि ये a b तक जा रहा है। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, सर्जेक्शंस की बात कर रहा है फ्रॉम a टू b इज,
देखो जो सर्जेक्शंस यहाँ पे उसने टोटल नंबर कितने ले रखे हैं, n तक नंबर ले रखे हैं, है ना, और यहाँ पे नंबर टोटल कितने ले रखे हैं, ए बी। सर्जेक्शन का कोई भी प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, सर्जेक्शन को वैसे बोलते क्या है, हम ऑन टू बोल देते हैं। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला है नहीं, ना ही मैंने आपको लिखवाया, क्योंकि बहुत लेंदी फॉर्मूला है। इससे बेटर है कि आप सीख लो कि क्या कहना चाहते हैं। ये कहता है यहाँ पे n नंबर्स हैं, ठीक है, और इनको लिंक किससे करना है, इन दो नंबर से लिंक करना है। और ऑन टू है तो यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये एडअप होंगे सबसे, ठीक है, ये जो सारे नंबर हैं ये फिर से एडअप होंगे सबसे, है ना। इस तरह से ये एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, यानी करेंगे तो ये दो जन ही ना, तो टोटल 2 की पावर n में से ये जो दो हैं, ठीक है, इन इसको हमने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डन। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप इसमें ऐसे सीख सकते हो कि जैसे किसी बॉक्स है, ठीक है, तो उसमें अपने जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, और उसमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे समझ लो आप। अगर उसमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और मुझे उसको क्या करना है, वी नीड टू पुट इन, क्योंकि आपको सीखना है, ये अच्छी बात है, वरना आप कह दो कि रट्टा मार लेंगे ना, पर नहीं, मुझे लगता है कि इसके इतना भी जहाँ इतना टाइम हो गया वहाँ और सही। सो वी नीड, क्या करते हैं अपने, मान लेते हैं कि ये ए एक बॉक्स है और बी एक बॉक्स है। तो अगर ये बॉक्सेस हैं और मुझे n ऑब्जेक्ट्स को रखना है, तो मैं सारे ऑब्जेक्ट्स में, इस बॉक्स में, है ना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, पुट इन टू बॉक्सेस में पुट करना है n ऑब्जेक्ट्स को। तो हर एक जो वैल्यू है, एक वैल्यू है, जैसे नंबर 1 है, वो मैं ए में भी रख सकती हूँ, वो मैं बी में भी रख सकती हूँ, तो उसके दोनों के चांसेस 2 हो गए, ऐसे 2 हो गए, 2 2 2 2। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर n, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक केस ऐसा मान लें, इफ वन केस, जिसमें मैंने कह दिया ऑल पुट इन वन, ऑल पुट इन बॉक्स ए ओनली, सारे n के n जो है वो मैंने बॉक्स ए में पुट कर दिए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑल पुट इन, सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं, बॉक्स टू ओनली, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैंने एक ए में कर दिए, और एक ऐसा भी केस हो सकता है यहाँ पे सारे के सारे मैंने जो ऑब्जेक्ट्स है वो बी में कर दिए। तो ये केस 1 और केस 2 दो केसेस हो गए, इनको इसमें से क्या कर सकते हैं, अपने माइनस कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्टिव ऑप्शंस आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है पावर फंक्शन का, जिसमें ये n जो है वो तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये सामने जो है वो उसके स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब अगर इसमें मैं 1 2 3 रख रही हूँ ना, तो सामने मैं सिर्फ इसका स्क्वायर रख रही हूँ, नंबर ही वो वाले हैं जो किसी के स्क्वायर है, ठीक है, बीच में कोई नंबर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसको बोला कि अगर ये फंक्शन है तो बताओ ये फंक्शन क्या इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। देखो अगर यहाँ पे और कोई नंबर्स होते जैसे 1 2 3 4 5, फिर तो ये इंजेक्टिव तो होता, पर बाइजेक्टिव ना होता। यहाँ पे उसने ये जो पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म ही कर दी, सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिया, वन, इधर लिंक बनेगा तो हम कहेंगे 1 1 है, क्योंकि 2 का 4 से होने वाला है, 3 का 9 से होने वाला है, 4 का 16 से, और ऐसे चलता रहेगा। और जब हम सब्जेक्टिव चेक करते हैं, हम अपोजिट चेक करते हैं, क्या 1 किसी का स्क्वायर है, यस, क्या 4 किसी का स्क्वायर है, यस, समझ गए। जब चेक करना होता है 1 1, तो हम इधर से इधर चलते हैं, प्रेजेंट है कि नहीं है स्क्वायर। जब सब्जेक्टिव चेक करना है तो अपोजिट, तो यस इट इज बाइजेक्टिव। अगला क्वेश्चन था 2 + x²। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया और मुझे लगता है आप ये कर सकते हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने बोला है कि क्या ये जो फंक्शन आपको दे रखा है और उसने बोला R टू R में जाना है, ये 1 1 है, ऑन टू है, या कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं है। ये 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि आप देखो आप ऐसे रखोगे 2 + x1 का स्क्वायर, है ना, और फिर आप लिखोगे इक्वल्स टू 2 + x2 का स्क्वायर लिखोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे, तो x1 का जो स्क्वायर है वो सामने बच गया x2 के स्क्वायर के, दैट मीन्स आप यहाँ पे प्लस माइनस लगाओगे, क्योंकि रियल नंबर ले रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बंदे की दो इमेजेस आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये 1 1 नहीं है। अब ये 1 1 नहीं है तो हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे, नेगेटिव नंबर की इमेजेस ही नहीं हो सकती, तो करके ये नीदर नॉर के केस में गया। फिर कोज वाला क्वेश्चन आता है एक,
यहाँ पे लिख दिया फंक्शन 4 + 3 cos x। तो इसमें भी आप चेक कर लो, आप प्लस कर रहे हो, इसमें आपको कह रहा है कि डिफाइन, आप इसमें पुट क्या कर सकते हो, पुट तो आप कुछ मर्जी कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको पता है भाई कोस की जो रेंज है वो -1 से +1 है, सारे नंबर जो हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कई ऐसे नंबर है जिसमें वो डुप्लीकेट आंसर देगा, जैसे π/2, 3π/2, इन सब पे वो आंसर कैसा देगा, डुप्लीकेट सेम देता है ना वो, तो करके, क्योंकि कोस का ग्राफ ही ऐसा है, वो चलता रहेगा, वो ये सेम वैल्यू जो है वो बार बार ले रहा है, तो करके 1 1 नहीं है, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी, यहाँ पे अबव में कितने ऐसे नंबर्स है जिसको मैं पुट करूंगी, देयर इज नो आंसर फॉर दिस, मतलब कोई 5 का भी आंसर नहीं आने वाला, है ना, 15 का भी आंसर ही नहीं आने वाला, तो ऐसे में नीदर 1 1, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड भी होते हैं क्वेश्चंस। अब ये कहता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स हैं, यहाँ पे कहता है 1 और 2 है, मुझे आप बताओ, मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताया था, क्या ये 1 1 होगा, ये इसमें आंसर आएगा 0, क्यों, क्योंकि अरे यहाँ पे नंबर ही ज्यादा एक्सीड हो गए, 1 1 के लिए सामने ज्यादा होने चाहिए, क्या ये ऑन टू होगा, यस, समझ गए, ऑन टू होगा ये, पर ये 1 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यूज जो है वो सामने 0 दे रखी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है ये 30th क्वेश्चन, जिसमें उसने बोला क्या हुआ है, R जा रही है फंक्शन 1/x देन f इज, तो 1/x है तो अपने सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 0, 0 तो रख नहीं सकते, 0 की कोई इमेज नहीं है, तो करके उसने पूछा कि क्या ये इनमें से किसी को फॉलो करता है, क्या f डिफाइन है, नहीं f डिफाइन ही नहीं है, क्यों नहीं डिफाइन, क्योंकि आप 0 नहीं रख सकते, या तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था R-0, समझ गए, ऐसा वो पूछ भी लेता है, बताओ इसको, इसकी रेंज क्या होनी, इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, तो हमें खुद लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, उसने यहाँ पे 4 वैल्यू दी है और यहाँ पे भी 4 वैल्यू दी है, और उसने ऐसा कुछ रिलेशन बना दिया, कहता बताओ ये बाइजेक्टिव है, उसने 1 का x से, 2 का y के 3 का z से किया, सिर्फ 4 कहाँ गया भाई, पूछने वाला हो इसको भी, जब उसने 4 को लिंक ही नहीं किया तो हम कहेंगे a इज फॉल्स, और जब a ही फॉल्स हो गया तो इसका ऑप्शन बनता है डी, आपके असर्शन रीजन में यही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्वेश्चन दे दिया वेरी शॉर्ट में, दैट इज n+1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में होता क्या है कि आप इसमें 1 रख के देख लो, तो ये 1 आपने जैसे इसमें पुट किया तो आंसर क्या आया, क्योंकि 1 2 3 मार्क का है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, जैसे मैंने 1 रखा तो 1 क्या ऑड नंबर है, तो ये इस स्टेटमेंट के पास जाएगा, सो इट गिव्स अस 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब मैंने इसमें 2 ऑप्शन पुट किया तो हुआ क्या कि इवन नंबर था तो ये इवन वाली कैटेगरी में जाएगा, इट आल्सो गिव्स द आंसर 1, हम कहेंगे कि फंक्शन 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल, लेकिन 1 तो आपस में इक्वल नहीं है, फंक्शन रख रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, पर आपस में वैल्यू इक्वल नहीं है, इस वजह से ये क्या है, 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल लेना इज मच मोर बेटर, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 1 to 2 मार्क्स हैं, आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, फिर आप केस बना सकते हो ओड और इवन, बट बेटर है कि जब आपको डिस्प्रूव करना हो तो ऑलवेज गिव एग्जांपल। देन अब इसमें देखते हैं कि क्या उसने बोला कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, अब देखो अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, आप सिंपल शो कर सकते हो, ठीक है। और वैसे अगर आपको एक्स्ट्रा में लगता है आपको ऑन टू शो करना है तो आप ऑन टू शो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑन टू है भी, क्योंकि हर एक नंबर एटलीस्ट, चाहे आप 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, आंसर 1 आ रहा है, ऐसे ही आप 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, आंसर 2 आएगा, ठीक है। और क्योंकि नेचुरल नंबर में ही जा रहे हैं तो आंसर तो बन रहे हैं, तो इस वजह से ये ऑन टू तो है, पर ये 1 1 नहीं है, समझ गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अगर इस तरह से डिफाइन है कोई फंक्शन जिसमें a, b जो है वो ऐसे लिखता है कि फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b आता है, ठीक है। तो वो कहता है कि बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि हम तो x, के लिए चेक करेंगे, तो अरे कोई भी फंक्शन खुद के तो इक्वल होगा ना, अगर सेम ही वैल्यू पुट हो रही है तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हम कहेंगे कि अगर एफ एक्स, वही क्वेश्चन वाली लाइन, अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो एफ वाई एफ एक्स के इक्वल है, बात समझ गई, यस इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम लिखते हैं कि फंक्शन अगर 1 इक्वल है, फंक्शन x इक्वल है y के, और है ना, और फिर y इक्वल है z के,
तो ये आपस में इक्वल हो गए, तो फंक्शन x इक्वल किसके हो गया, z के। सिंपल ना। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सेम क्वेश्चन, जस्ट उसने n स्क्वायर कर दिया, इसलिए कह रही हूँ रिवीजन जरूर करके जाना आप PYQs की। जो चैप्टर नहीं आता उसके सिर्फ PYQs कर लो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है हमसे, एक वैल्यू दी है और उस वैल्यू के लिए उसने बोला कि प्रूव दैट दिस इज सर्जेक्टिव। सिर्फ सर्जेक्टिव पूछा है। इज द फंक्शन इंजेक्टिव, बड़ा होशियार है ये, इसने इंजेक्टिव भी पूछ लिया इनडायरेक्टली। तो हमने कहा कि अगर 1 1 पूछ ही रहा है तो पहले 1 1 ही कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या करना होता है हमको, हम जस्ट फंक्शन की कोई एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इक्वल पुट करके देखते हैं, ठीक है, कि ये 1 1 है कि नहीं है। अब इसमें हमने अभी जस्ट किया था ये क्वेश्चन, तो जब 1 पुट किया था हमने, तो इसमें आंसर क्या आता है, F1 पुट करो आप, तो आंसर आएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू द आंसर 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे n को इवन पुट कर लूँ, ठीक है, n अगर मैंने यहाँ पे इवन पुट कर लिया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का इवन पुट कर रहे हैं हमने, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे मैडम ऊपर आपने 1 वाला एग्जाम्पल लिया, आप यहाँ 7 ले लो, देखिए 7, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। अब बोलो, तो ये फंक्शन चाहे 7 और ये आपस में आप इक्वल रख रहे हो, आंसर सेम आ रहा है, पर क्या 7 इक्वल होता है 2 के, इंजेक्टिव तो नहीं है। सब्जेक्टिव ये है ऑन टू, क्यों, क्योंकि इसमें कोडोमेन जो है वो इक्वल किसकी आ रही है, रेंज की। ऑन टू के लिए हमेशा आप ये लिख के आओगे, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। और करते कैसे थे इसको, आप फंक्शन लिखते हो, ठीक है, और फंक्शन को आप हमेशा किसके इक्वल लिखते हो, y के लिखते हो। यहाँ पे फंक्शन अगर मैं पहला चेक कर रही हूँ n + 1 डिवाइडेड बाई 2y, तो दूसरे को ये मैंने ऑड वाला मान लिया और यहाँ पे मैं इवन वाला मान लेती हूँ, ठीक है। तो इवन के लिए मैं फंक्शन को r के इक्वल रख देती हूँ, ठीक है। आप mn भी मान सकते हो या ऐसी कोई वैल्यू मान सकते हो। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 2y - 1, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, n² इज इक्वल टू r, तो n इज इक्वल टू √r आ गया यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे अपने जो भी वैल्यू रख रहे हैं, स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर की वजह से कोई भी आप वैल्यू रखोगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे 1 जैसे 3 है, वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, प्रूव दैट यहाँ पे शो होना था, या फिर यहाँ पे n² की जगह n होना था, समझ गए आप। अब चेक कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि ये फिर यहाँ पे ऑन टू बेस हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि रूट नंबर हर एक का थोड़ी प्रेजेंट होता है। आप इसको ऐसे शो भी कर सकते हो कि सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रखा, यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा। अब जब मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो 1 की इमेज जो है वो किसके साथ बन रही है, 1 के साथ बन रही है। 2 पुट कर रही हूँ मैं, 2 इवन नंबर है तो 2 की सीधा 4 से बन रही है। 3 पुट कर रही हूँ, 3 + 1 4, तो यहाँ पे इमेज बन रही है ना। और 4 पुट कर रही हूँ, 4 का स्क्वायर सीधा, तो 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर आ रहा है, अच्छा इवन नंबर के लिए था ना, रे रे राम, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 पुट कर रही हूँ तो 3 मिल जाएगा, तो सारे 3 तो मिल ही रहे हैं अपने को, है ना। तो हम कहेंगे दिस इज ओनली फॉर इवन नंबर या स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पे वैल्यू जो है वो नेचुरल है ना, नेचुरल नंबर है, तो करके इट इज सब्जेक्टिव, ठीक है। आप ऐसे बना के देख लेना वहाँ पे कोई वैल्यू, कई बार इट शोज जस्ट कि हमें आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये सारी वैल्यू दे रखी है, कहते हैं ये फंक्शन है ए से बी में, बताओ ये 1 1 है कि नहीं है। तो हमने देखा कि 1 2 और 3 का जो लिंक बन रहा है वो 4 5 और 6 से बन रहा है, तो क्योंकि ये 1 1 ही है, ये 1 1 तो है, क्योंकि इसका एक से ही रिलेशन आ रहा है, तो ये 1 1 है, सिंपली 1 1 है। 1 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही सीधी ये बात पूछी हुई है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसने पूछा हुआ है 2026 में आने के बड़े चांसेस है इसके। इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई ऐसे करना कि यहाँ पे x > 0 के लिए आप यहाँ पे लिख लेना कि ये x/1 + x है।
लेस से 0 के लिए आप इसको लिख लेना x अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो ये सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा जब आप इसको मानोगे, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, एक्स केसेस मानने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। केसेस आपको ये मानना पड़ेगा, पहला केस 1 कि अगर आपका x जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, तो आप x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 वगैरह करके पुट करोगे तो येस इट इज ऑन टू 1 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे केस 2 भी शो करना पड़ेगा आपको फॉर x लेस देन 0, तो ये 1 1 कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद उसने पूछा क्या है, क्या ये ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है, फंक्शन को मानना होता है कि आप y मान लेते हो, है ना। तो y मान के देख लेते हैं अपने फंक्शन को। जब मैंने fx को y माना तो इसमें भी आप केस बना लेना, चाहे x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू y। तो x इज इक्वल्स टू y 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर लेना इसको y प्लस वाई एक्स वाले एक तरफ ले जाना आप, ठीक है। तो x माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू y आ गया। x कॉमन लिखा तो 1 माइनस वाई, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y अपॉन 1 माइनस वाई, क्योंकि उसने हमें क्या रखा है कि जो ये ऑन टू फंक्शन जब भी अपन लिखते हैं वो कहता है ये वैल्यू x की ना -1 और 1 है ही नहीं, इसके इन बिटवीन है। तो क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है, हमारा y किसको बिलोंग कर रहा है, -1, इसको आप ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हो ओपन ब्रैकेट में, ये जो वैल्यू आएगी ये तो हम किस में चेक करेंगे, -1 से 1 में ही चेक करेंगे ना। येस इट इज 1 1 ऑन टू, ऑन टू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर ये वैल्यू दे रखी है आपको, तो वो पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ जी, वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि -4 से 4, ये हमें उसने डोमेन दे दी है कि -4 -3 -2 वट एवर द वैल्यूज आर, और दूसरी दे दी है 0 से लेके 4 तक। तो कहता है फंक्शन जो है वो आया √16 माइनस एक्स स्क्वायर, शो दैट एफ इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 1। 1 1 पता है क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप फंक्शन में 4 रख रहे हो या आप फंक्शन में रख रहे हो -4, इट गिव्स द सेम आंसर, दैट इज 0, बट 4 इज नॉट इक्वल टू -1 एंड यू कैन शो दिस, ठीक है। एंड दैट इज नॉट 1 1। और आप इसका x1 वाला स्क्वायर करके भी दिखा सकते हो कि 16 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल में अगर मैं रखती हूँ 16 माइनस x2 के स्क्वायर के ना, तो प्लस माइनस आएगा लास्ट में। सो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 विच शोज दैट इट इज नॉट 1 1। उसके बाद उसने बोला कि क्या f इज, शो दैट f इज ऑन टू तो ये है, तो जो चीज उसने बोल दी वो तो हम शो कर ही देंगे उसकी, ठीक है। ऑन टू कैसे शो करोगे, आप फंक्शन को √16 माइनस एक्स स्क्वायर को y लेट कर लोगे, ठीक है। तो स्क्वायर उधर चला गया, 16 माइनस एक्स के इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 16 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का रूट इधर आ गया, 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो सिंपली आपने कहेंगे कि प्लस माइनस में मतलब इसके जो भी आंसर्स आएंगे वो इन बिटवीन आएंगे, जो कि हमारी रेंज में है, 0 to 4 ही पुट करना है अपने को यहाँ पे। सो इट शोज द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच फंक्शन a इज इक्वल टू √7। √7 कब आ सकता है, तो फंक्शन a इज इक्वल टू √7 उसने बोला है, तो हम 16 माइनस वाई स्क्वायर जो अपनी वैल्यू आई है ना वो रख देंगे, तो ये आंसर आएगा +-3 पे। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ये सेम क्वेश्चन है, सो आई जस्ट गिव यू दिस क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट। इसमें बस चेंज उसने क्या किया है, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है -∞ से ∞, तो इसमें वही केसेस बनाने हैं आपने, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ नेगेटिव वाला ही केस बनता है, क्योंकि x की वैल्यू उसने इस तरह से दे रखी है। तो आप इसको सिंपली लिख लोगे x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक ही फंक्शन बनेगा इसमें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है बस अपने को, एंड दैट्स ऑल। 2 क्वेश्चन और है बस, ये क्वेश्चन है। तो अगर दोनों क्वेश्चन में देखा जाए ना, तो आप देखना कि आपने इक्विवेलेंस रिलेशन जो शो करना है, तो वो किस तरह से शो कर सकते हो। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू वाले ज्यादा इजी होते हैं, इसमें 2 ही चीजें शो करनी है, 1 1 एंड ऑन टू, है ना। इसमें आपको इक्विवेलेंस शो करना था, इसमें इट टेक्स मोर टाइम, ABCD, है ना। देखो ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन ही आ गया, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, इसमें जस्ट क्या करना है, 1 1 ऑन टू सिंपलेस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि आप इसमें x1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 5 को इक्वल रखोगे x2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस 5 के, सिंप्लीफाई करोगे और ये यस इट इज 1 1।
शो वाले क्वेश्चन में तो ये अपने आप ही शो कर सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन है ये कि अगर क्वेश्चन को ही हम ऐसे लिख रहे हैं a माइनस बी प्लस रूट टू। अब ठीक है ये, ठीक है। सो a माइनस ए करोगे प्लस रूट टू तो इट गिव्स, यस इट इज इरेशनल, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे आप, a माइनस बी प्लस रूट टू आ रहा है और हम इसको लिख देंगे b माइनस ए प्लस रूट टू, तो रूट टू पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, तो यस इट इज सिमेट्रिकल। और ट्रांजिटिविटी के लिए भी हम 3 टर्म्स ले लेंगे, a माइनस बी प्लस रूट टू, b माइनस सी प्लस रूट टू और c माइनस a माइनस सी हम इससे शो करते हैं, हेंस इट इज ट्रांजिटिव।